चलो बच्चों, तो अब हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 कंटिन्यू करें। चैप्टर का नाम था प्रोबेबिलिटी। कल हमने प्रोबेबिलिटी की बेसिक नॉलेज हमने ली थी, डेफिनेशन समझी थी, फॉर्मूला समझी थी और कुछ एक्सरसाइज में से थियरी समझी थी। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर के प्रैक्टिकल सम शुरू करें, ठीक है ना। उनके सम शुरू करें तो एक्सरसाइज 15.1 में हम लोग क्वेश्चन 5 से शुरू करें। कल क्वेश्चन 4 तक हमने जो है वो थियरी, ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स वगैरह समझे थे। अब क्वेश्चन 5 से हम लोग शुरुआत करें। जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ पी ई इक्वल टू 0.5 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, इफ़ पी ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, हमें नॉट ई, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दिया हुआ है तो हमें नॉट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए जब भी कोई भी क्वेश्चन में ई दिया हुआ और नॉट ई फाइंड करना हो, या कभी नॉट ई दिया हुआ हो और ई फाइंड करना हो, तो उसके लिए एक रूल आता है। जैसे हमें पता है, वी नो दैट पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। ये ई डैश का मतलब होता है नॉट ई। हम लोग पी ई लिखते हैं ना, इवेंट ई, और ये नॉट ई मतलब कहलाता है ई डैश। इन दोनों का टोटल हमेशा आता है 1। हमने कल भी जो है वो ये रूल्स में ब्लैंक्स में देखे थे कि कोई भी इवेंट और उसका नेगेटिव इवेंट मतलब नॉट ई, उन दोनों का टोटल हमेशा 1 आता है। तो ऐसे एक फार्मूला वाइज भी जो है वो हम लोग लिख सकते हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। तो इसका मतलब पी ई हमें दिया हुआ है 0.05 प्लस नॉट ई वो हमें फाइंड करना है। पी ई दिया हुआ है और नॉट ई वो फाइंड करना है, उसे वही लिखें पी ई डैश इक्वल टू 1। जिसमें से अगर हमें पी ई डैश फाइंड करना है तो ये 0.05 क्या आ जाएगा, इस तरफ माइनस में, मतलब पी ई डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.05। पी ई डैश हो जाएगा 1 माइनस 0.05 मीन्स पी ई डैश इक्वल टू मिल जाएगा 0.95, है ना। ई डैश का आंसर क्या आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई वो मिल जाएगा 0.95, 05 नहीं 0.95, क्योंकि 0.05 तो ये दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, नॉट ई का 0.95। सिर्फ उसको 1 में से माइनस करके लिखना है। आया ध्यान ये। अब जैसे क्वेश्चन 5 है ना, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन 6 समझे। क्वेश्चन 6 में ऐसे दिया हुआ है कि अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं, सिर्फ लेमन कैंडीज हैं एक बैग में। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू अ बैग। बैग में देखे बिना मालिनी ने एक कैंडी उठाई। What is the probability that she take out an orange flavor candy and number 2 a lemon flavor candy। तो हमें probability ढूंढनी है कि जो उसने कैंडी उठाई तो क्या वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी होगी कि लेमन फ्लेवर की कैंडी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। अब यहाँ क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि एक बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, और मालिनी ने एक अगर कैंडी उठाई तो उसे कौन सी मिलेगी, लेमन फ्लेवर ही मिलेगी ना, और कोई तो फ्लेवर है ही नहीं। तो इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि क्या उसे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी मिलेगी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी मिलेगी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उस बैग में है ही लेमन फ्लेवर कैंडी, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उसे नहीं मिलेगी। ये कहलाया इम्पॉसिबल इवेंट। कल हमने देखा था ना, इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर आता है 0। मतलब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी मिलेगी, नहीं मिलेगी, 0। और दूसरा अगर आंसर ढूंढना हो कि उसमें फाइंड करना है लेमन फ्लेवर कैंडी, तो क्या लेमन फ्लेवर कैंडी मिलेगी, तो 100% लेमन फ्लेवर ही मिलेगी, क्योंकि बैग में है ही लेमन फ्लेवर की, तो मिलेगी भी वही ना। ये कहलाया सर्टेन इवेंट, लेमन फ्लेवर कैंडी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्टेन इवेंट कहेंगे, क्योंकि फिक्स वही मिलेगा और कोई नहीं। इसीलिए वो सर्टेन इवेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। देखो इसे आंसर वाइज अगर हम लोग लिखें तो इसमें ऐसे बताएंगे कि द बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, इट डज नॉट कंटेन एनी ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। उसमें कोई ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है। सो एवरी टाइम शी विल टेक आउट ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज। इसलिए जितनी भी बार उस बैग में से कैंडीज निकाली जाएगी ना, वो लेमन फ्लेवर ही होगी।
सो फर्स्ट इवेंट में अगर बताएं तो फर्स्ट इवेंट दैट मालिनी विल टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसलिए पहले में जब मालिनी ने ऑरेंज फ्लेवर कैंडी जो है वो मिल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। हेंस द प्रोबेबिलिटी एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज 0। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी 0 मिलेगी। उसी तरह से नंबर 2 कि therefore event that Malini will take out a lemon flavor candy is a certain event। उस तरह से मालिनी लेमन फ्लेवर कैंडी उठा रही है, ये सर्टेन इवेंट है, फिक्स, उसे लेमन फ्लेवर कैंडी ही मिलेगी। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी इज 1, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके ना, इसमें सम नहीं था, सिर्फ आपको जो है ये इवेंट समझाया हुआ था, इम्पॉसिबल इवेंट एंड सर्टेन इवेंट। ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं आता है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे मतलब सेम डेट पर, पूरे साल में सेम डेट पर बर्थडे नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है, ये नहीं आता उसकी प्रोबेबिलिटी। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, तो उन दोनों का सेम दिन पर बर्थडे आता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। एक तरह से देखो ना, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है नॉट हैविंग सेम बर्थडे, मतलब ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.992, हमें उनका सेम बर्थडे आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो इसके आंसर वाइज समझो कि इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। दोनों का सेम बर्थडे ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। इसका मतलब PE डैश वो 0.992 होगा, PE डैश वो क्या होगा 0.992। नॉट हैविंग मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है ना, आगे भी समझा, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब E डैश करके लिखेंगे। एंड हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे इज दैट PE है ना, IE मतलब इज दैट PE, हमें दोनों का सेम बर्थडे है उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, मतलब PE ढूंढना है। आपको PE डैश दिया हुआ है और PE फाइंड करना है, तो उसका रूल हमने पहले ही देखा कि PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 होता है, ये रूल हमने समझा ना। जिसमें PE हमें फाइंड करना है उसे वही लिखेंगे, और PE डैश E डैश पे लिखेंगे 0.992, जो दिया हुआ है 0.992 इक्वल टू 1। तो PE अगर फाइंड करना हो तो ये 0.992 वो यहाँ माइनस में जाएगा, मीन्स PE इक्वल टू 1 माइनस 0.992, और 1 माइनस 0.992 मतलब PE इक्वल टू मिलेगा 0.008। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का सेम डे पर बर्थडे आए, दोनों का सेम डे पर बर्थडे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.008 होगी। आ रहे हैं समझ में, ये भी हमने आगे रूल देखा, उसके हिसाब से ये सम था। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन देखा ना वैसे ही अब आगे क्वेश्चन पर चले। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 उसमें दिया हुआ अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। इसका मतलब इसमें दिया हुआ है कि एक बैग में 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, मतलब टोटल 8 बॉल्स हुए ना। उसमें दिया हुआ कि एक बॉल उस बैग में से उठा रहे हैं अगर हम, तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि वो बॉल रेड होना चाहिए या तो रेड नहीं होना चाहिए, रेड नहीं मतलब ब्लैक होना चाहिए। ओके ना, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब ये जैसे हम लोग नॉर्मल सम वाइज करते थे, लास्ट ईयर भी आता था आपको 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। इस चैप्टर के है ही ये शॉर्ट सम्स ही हैं, बरोबर ना, शॉर्ट सम्स ही हमें इस चैप्टर के करने, कोई लॉन्ग सम्स एग्जाम में भी नहीं पूछते, ऐसे ही सब शॉर्ट सम्स आएंगे। तो देखो इनके आंसर वाइज अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले बता देंगे सब नंबर्स कि नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग 3 है, रेड बॉल्स 3 हैं, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन अ बैग 5 है, ब्लैक बॉल्स 5, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग 3 + 5 8।
तो टोटल बॉल्स कितने हैं, 8 हैं। तो जो पहला इवेंट ढूंढना था, दो चीजें ढूंढते हैं तो उसको इवेंट ए और इवेंट बी करके बताता है ना। तो जो पहला इवेंट ढूंढना था, इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी। तो रेड बॉल कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, सो पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उसे लिखा जाएगा 3/8। ठीक है ना, 3 और 8 तो ऐसे लिखा जाएगा ना, 3/8। ओके। उसी तरह से इवेंट बी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ रेड बॉल, रेड बॉल न हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल न मतलब कौन से बॉल, ब्लैक बॉल ना। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 5 हैं, और टोटल कितने, तो टोटल तो 8 ही रहेंगे। तो इसका मतलब पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो कितना मिलेगा, 5/8। ये आंसर सिंपल होता है ना, कि प्रोबेबिलिटी कोई भी फाइंड करनी हो तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसे ऊपर लिखेंगे और अपॉन में टोटल नंबर्स। क्लियर। अब जैसे ये देखा वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन 9 वो भी वैसे ही है कि अब बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है ना, एक बॉक्स में 5 रेड, 8 वाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, टोटल 17 मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, रैंडमली एक मार्बल लिया हुआ है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट एंड नॉट ग्रीन। हमें 3 इसमें इवेंट ढूंढने हैं ना, रेड की प्रोबेबिलिटी, वाइट की प्रोबेबिलिटी एंड नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो, ग्रीन ना हो मतलब रेड और वाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसमें भी आंसर वाइज पहले लिख देते हैं ना कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं, तो 5 रेड मार्बल्स, सॉरी नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं, 8, एंड नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, 4। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, सॉरी बॉल्स नहीं मार्बल्स टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन अ बैग, तो 5 + 8 + 4 कितने आएंगे, 17। कि टोटल मार्बल्स कितने होंगे, 17 होंगे। तो हमें जो 3 इवेंट ढूंढना है ना, जिसमें सबसे पहला इवेंट आएगा इवेंट ए में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी। तो तीनों में रेड कितने थे, रेड थे 5, और अपॉन में टोटल कितने, 17। तो इसलिए पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा जाएगा 5/17। ये रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी ना, 5 रेड मार्बल्स अपॉन में 17। उसी तरह से इवेंट बी में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी। तो वाइट मार्बल्स कितने थे उसमें, 8, और टोटल कितने, 17। तो इसका मतलब पी बी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी होगा 8/17। ठीक है। और उसी तरह से इवेंट सी इवेंट समझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल मतलब ग्रीन मार्बल नहीं लेना है, ग्रीन नहीं लेना है मतलब रेड प्लस वाइट होगा ना, ग्रीन नहीं मतलब रेड और वाइट दोनों लेने हैं। तो रेड और वाइट कितने, रेड 5 + वाइट 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखा जाएगा पी सी, 5 + 8 रेड प्लस वाइट अपॉन में टोटल 17। मतलब आंसर आ जाएगा उसका 13/17। ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी भी प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड की ना। ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 है कि अब पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, 50 रुपीज 1 कॉइन एंड 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। एक पिगी बैंक में 50 पैसा के 100 कॉइन्स हैं। ध्यान रखना, 50 पैसा के 50 पैसे के 100 कॉइन हैं। ₹1 के एक रुपए के 50 कॉइन्स हैं, एक रुपए के 50 कॉइन्स हैं। 2 रुपीज के 20 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के 20 कॉइन्स एंड 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं। ऐसे if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin
will be a 50 पैसा कॉइन and will not be a ₹5 कॉइन। कि अगर उस बैंक को मतलब उस पिगी बैंक को टर्न अपसाइड डाउन अगर उल्टा कर दिया जाए तो अगर उसमें से एक कॉइन बाहर गिर रहा है, अगर एक कॉइन फॉल आउट बाहर गिर रहा है तो वो कॉइन कौन सा हो सकता है? क्या वो 50 पैसा का कॉइन हो सकता है? उसकी प्रोबेबिलिटी एंड विल नॉट बी ₹5 कॉइन, कि 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सब नंबर्स हम लोग लिख लें कि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा के कितने हैं? 100 है। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 1 रुपए के कितने हैं? तो 50 कॉइन है। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, 2 रुपए के कितने हैं? तो 20 कॉइन्स हैं। एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, 5 रुपए के कितने हैं? तो 10 कॉइन है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे? टोटल कितने होंगे? 100 + 50 + 20 + 10, टोटल 180 कॉइन्स है। टोटल कॉइन्स 180 हैं चारों के मिलाकर। तो इसीलिए टोटल पहले ढूंढ लेते हैं कि हमेशा अपॉन में टोटल ही लिखना है। तो पहला इवेंट अब ढूंढे ना, इवेंट ए। तो इवेंट ए में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी। तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं? 50 पैसा कॉइन है 100 है। तो 100 और अपॉन में टोटल नंबर कितना लिखेंगे? 180। इसका मतलब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी PA = कितना आ जाएगा? 100/180। 100/180 दोनों को 20 से अगर कट करें तो ये 25 और ये 29। आंसर मिल जाएगा 5/9। ओके, है ना ध्यान? वैसे ही दूसरा पूछा हुआ है इवेंट बी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं लेना है। देखो 5 रुपीज का कॉइन नहीं लेना है तो इसका मतलब 5 रुपीज के कॉइन के अलावा बाकी के तीनों लेने हैं ना। 50 पैसे के कॉइन लेने, 1 रुपए के और 2 रुपए के। 5 रुपीज का कॉइन नहीं लेना है तो उसके अलावा तीनों कितने हुए? ये 50 पैसे के 100, 1 रुपए के 50 और 2 रुपए के 20। तो टोटल कॉइन हो गए 100 + 50 + 20, 170। 5 रुपए के 10 कॉइन नहीं लेने, नॉट गेटिंग 5 रुपीज कॉइन। तो इसका मतलब PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखेंगे 100 + 50 + 20/180। तो आंसर मिलेगा 170/180। 170/180, जिसमें से 0 कट कर दो तो आंसर बच जाएगा 17/18। ओके, ये भी ध्यान आया ना क्वेश्चन? अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 में है कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी वो अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश जो है वो लेने गया। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। कि एक टैंक में 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश है, और जो शॉपकीपर है उसने रैंडमली एक फिश उठा ली। वो मेल है या फीमेल है, रैंडमली एक उठाई। What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि जो फिश ली गई वो मेल होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है। ओके, तो देखो इनको भी अगर हम लोग आंसर वाइज लिखे ना, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेल फिश, तो मेल फिशेस उसमें कितनी है? 5 फिशेस हैं, मेल 5। एंड नंबर ऑफ फीमेल फिशेस, उस टैंक में फीमेल 8 फिशेस हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फिशेस, कि टोटल कितनी फिशेस हुई? 5 + 8 13। टोटल कितनी फिशेस हो गई? 13 हो गई। और इवेंट ए में पहला इवेंट हमें फाइंड करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो मेल फिश कितने हैं? 5, और अपॉन में टोटल कितना लिखेंगे? 13। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश आएगा PA = 5/13। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/13 होगी। क्लियर? आ रहा है ध्यान? ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल क्वेश्चन है ना, सब शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर के। अब क्वेश्चन नंबर 12 समझे। इसमें लिखा हुआ है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो
which come to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. अब यहाँ एक ऐसा है कि the spinning an arrow, जो एक गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, मतलब कैसे कि सपोज वो होता है ना कि ऐसा सर्कुलर जो है वो कोई गेम है जिसके अंदर 1 to 8 तक के नंबर लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 नंबर लिखे हुए और बीच में एक एरो लगाकर उस एरो को घुमाया जाए, एरो को घुमाया जाए तो वो एरो घूमते हुए कोई एक नंबर पे आके रुकेगा ना, तो 1 to 8 तक के उस गेम में नंबर है. अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, तो एरो को घुमाना है, उसमें 1 to 8 तक के नंबर्स हैं, उस पर से प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, उसमें 8 कितनी बार आएगा वो, एंड ओड नंबर्स, ओड नंबर कितने होंगे, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा कितने नंबर आएंगे, एंड अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम कितने नंबर होंगे वो. तो ऐसी 4 प्रोबेबिलिटी हमें इसमें ढूंढनी है ना, ठीक है ना. 4 इवेंट्स हमें फाइंड करने हैं. तो देखो इनके इवेंट्स अगर हम लोग फाइंड करें तो इसमें टोटल नंबर हैं 8. टोटल कितने, 8 नंबर्स है ना, कि एक गेम में टोटल कितने नंबर, 8 नंबर उधर दिए हुए हैं. तो ऐसा अगर हम लोग लिखें तो ऐसा लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 8. टोटल आउटकम्स 8 हैं. तो सबसे पहला इवेंट हमें फाइंड करना है, इवेंट ए में था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8, तो उस 8 नंबर में से नंबर 8 कितनी बार आएगा वो बताना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें से 8 कितनी बार आया, एक ही बार आया ना. 8 कितनी बार हुआ, 1 टाइम ही हुआ सिर्फ, तो इसलिए पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा जाएगा 1/8. 8 कितनी बार आया तो 1 और अपॉन में टोटल 8, तो आंसर 1/8. उसी तरह से इवेंट बी, दूसरा इवेंट अगर हम पता करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर के इवेंट, तो 1 to 8 में 1 से लेकर 8 तक उसमें ओड नंबर कितने आते हैं. तो ओड नंबर कौन कौन से हुए, 1, 3, 5, 7 ये सब ओड नंबर हुए ना. तो ओड नंबर्स कितने आते हैं, 1, 3, 5, 7 4 ओड नंबर हुए. तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फाइंड करें तो पी बी, ओड नंबर्स हुए 4, तो 4 और अपॉन में टोटल 8, तो आंसर मिलेगा 1/2. आंसर क्या मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा. क्लियर. ऐसे ही तीसरा इवेंट था, 4 इवेंट ढूंढने थे ना. अब तीसरा इवेंट है इवेंट सी, उसमें लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने नंबर्स हैं, तो 2 से ज़्यादा कितने नंबर हुए, 2 से ज़्यादा हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 to 8 में 1 और 2 छोड़कर बाकी के नंबर्स हुआ ना, तो ऐसे कितने नंबर हुए, 6 नंबर हुए. इसलिए पी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी लिखा जाएगा 6/8. प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी, 6/8. जो 2 से कट करें तो आंसर मिलेगा 3/4. तो ये इवेंट सी भी मिला. उसी तरह से फोर्थ इवेंट ढूंढना था, इवेंट डी, जिसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9. 9 से छोटे नंबर्स बताने हैं, 9 से छोटे. तो 9 से छोटे तो सभी थे ना, 1 to 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी थे. तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी में लिखा जाएगा पी डी में कि 8, टोटल 8 और अपॉन में भी 8, 8/8. तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1. सर्टेन इवेंट की तरह 1 आंसर है ना. लेस देन 9 पूछा हुआ है तो उसमें तो सभी आंसर आ गए, 8/8. समझ आया ये भी क्वेश्चन. ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो क्वेश्चन 13 है उसमें कि अ डाई इज थ्रोन वंस, कि एक डाई को जो है वो चलाया गया है. लूडो खेलते वक्त जब आप डाई चलाते हो, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 अ प्राइम नंबर, सेकेंड में अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, और नंबर 3 में एन ओड नंबर. ठीक है, हमें 3 प्रोबेबिलिटी इसमें ढूंढनी है. सबसे पहले टोटल अगर इवेंट हम लोग फाइंड करें ना, टोटल आउटकम्स, तो इसमें एक डाई चलाया गया है और डाइज में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स,
टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? तो 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल अगर 6 नंबर्स हुए तो उसके हिसाब से हमें आंसर ढूंढना है। जैसे कि सबसे पहला इवेंट पूछा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कि 1 to 6 में प्राइम नंबर कितने होते हैं वो ढूंढना है। प्राइम नंबर्स कौन से कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर्स कि जो और कोई टेबल में ना आते हो, जो सिर्फ खुद की और 1 की टेबल में आते हो, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 1 to 6 में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, 2 3 एंड 5। ये तीनों कोई टेबल में नहीं आते। 1 तो न्यूट्रल नंबर कहलाता है, ठीक है ना, 1 तो सब में ही आया। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है। 5 प्राइम नंबर है, 5 कोई टेबल में नहीं आता। और 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 2 और 3 दोनों की टेबल में आता है। तो इसलिए 1 to 6 में प्राइम नंबर ये 3 हुए। तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए PA, तो उसमें लिखेंगे 3 और अपॉन में टोटल नंबर लिखेंगे 6, 3/6, तो आंसर मिलेगा 1/2। दोनों को 3 3 से कट करेंगे तो 1/2। उसी तरह से इवेंट बी में दूसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं वो पता करो। तो 2 और 6 के बीच में कितने? 3 नंबर होंगे ना, 3 4 5, ये 2 और 6 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 ये हुआ, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम लोग लिखेंगे कि 3 नंबर हुए, 3 और अपॉन में टोटल 6, ये भी कट करो तो 1/2। सेम इवेंट सी, थर्ड इवेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर्स, 1 to 6 में ऑड नंबर कितने होते हैं? तो ऑड नंबर हुए 1 3 5, ये तीनों ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर भी 3 हुए ना इसमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी में भी लिखा जाएगा PC = 3 और अपॉन में टोटल 6, 3/6। इसका मतलब आंसर मिल जाएगा उसका भी 1/2, बराबर ना। तो इस तरह से हमें ये तीनों इवेंट भी मिल गया ना। ओके, तो आज जैसे हमने क्वेश्चन देखे, ये सिंपल सम्स जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी के देखे, और एग्जाम में भी ऐसे ही जो है वो ये शॉर्ट सम्स आते हैं। अब नेक्स्ट सम्स, इनके थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़े से बड़े क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो इसी एक्सरसाइज को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।